नमस्ते, मैं जिनल पटेल फ्रॉम एनआईटी सूरत। आज से 11th और 12th जेडोली मेन एंड एडवांस के लिए फिजिक्स का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ। 11th और 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फिजिक्स किंग है तो मैथ्स उसकी क्वीन है। तो हमें बेसिक मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक मैथ्स में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हम वो देखते हैं। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले बेसिक मैथ्स में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसके रूट कैसे निकल जाते हैं। हम 10th में वो पढ़ के आए हैं, पर उसके कुछ नए अप्रोच क्या होते हैं, इजीली कैसे सॉल्व होता है, उसमें फिर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, बेसिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, हम वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे। उसके बाद लॉग देखेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग को कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है, लॉग का सम सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो सब हम लॉगरिथम में देखेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, साइन, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, वो सारे, उसकी आइडेंटिटीज क्या है, उसके फॉर्मूले क्या है, वो सब बेसिक थिंग हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा मैथ्स में पढ़ने का आएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब अलग अलग पार्ट में, इलिप्स, पैराबोला, वो सब। पर यहाँ पे हम सिर्फ लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या होता है, उसका थीटा क्या होता है, m क्या होता है, y mx + c, ये इक्वेशन को कैसे यूज करके अलग अलग टाइप की मतलब लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो हम सीखेंगे। उसके बाद कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, इस सब में हम डीप में नहीं जाने वाले, क्योंकि ये सारी चीज मैथ्स में पढ़ने को आएगी। पर फिजिक्स सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, वो हम इसमें देखेंगे। मैं ये चीज यही नहीं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसका मैथमेटिकल टूल नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें ये सारे टॉपिक के वीडियो में डाल दूंगा मेरे। आपको जो टॉपिक आता हो पहले से, आप वो टॉपिक स्किप भी कर सकते हो, या तो आप सारे देख लेना, तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिजिक्स 11th का स्टार्ट करेंगे वेक्टर से, क्योंकि वेक्टर सभी चैप्टर में आएगा, 11th और 12th के सभी चैप्टर में आएगा, तो वेक्टर से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। पर उससे भी पहले, फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज पता होनी चाहिए, जैसे कि क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, मेजरमेंट सिस्टम क्या है, उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन से हैं, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, डायमेंशन क्या है, वो सब चीज हमें बेसिक पता होनी चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम वो सारी बेसिक चीज देखेंगे, और इसके बाद के लेक्चर से हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, वो सारे चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में हम वो बेसिक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। फिजिक्स में सबसे पहली चीज आती है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? मैंने पहले भी बताया था कि हम हमारे इस ट्यूटोरियल में बहुत डीप में नहीं जाएंगे कि ये डेफिनेशन क्या है, ये क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो सब थियोरेटिकल पोर्शन आप खुद भी पढ़ सकते हो, और वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्वांटिटी क्या है, तो हमें डायरेक्ट मगज में आना चाहिए कि ओके, इस चीज को क्वांटिटी कहते हैं। हम यहाँ पे ऐसा रट्टा नहीं मारेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या है, वो सब। क्वांटिटी को हम सिंपल भाषा में बात करें तो क्वांटिटी मतलब क्या, विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट इज नोन एज क्वांटिटी। जिसका भी मेजरमेंट लेना पड़ा या हम लेते हैं, उन सबको क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मुझे इस पेन की लेंथ मेजर करनी है, तो मैं क्या करूं, मतलब ये पेन को मुझे मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्केल लूंगा, यहाँ पे स्केल रखूंगा, रीडिंग आएगा 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, जो भी रीडिंग आएगा मैं वो ले लूंगा। तो मैंने क्या किया, इसकी लेंथ कैलकुलेट की, मैंने इसकी लेंथ का मेजरमेंट लिया। मेजरमेंट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। तो इसकी लेंथ क्या हुई, क्वांटिटी हुई। मुझे मेरा मास, या सामान्य भाषा में बोले वेट और मास में क्या डिफरेंस है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पर मुझे मेरा मास कैलकुलेट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, वेइंग मशीन पे खड़ा हो जाऊंगा, खड़ा रहूंगा, 70, 60 जितना भी केजी लिख के आएगा, मैं उसको मान लूंगा कि यस, इतना मेरा मास है। तो मैंने मेरे मास को कैलकुलेट किया, उसका रीडिंग लिया, तो मास क्या हुई, क्वांटिटी हुई। पर ये चीज क्या की, मैंने यहाँ पे स्केल रखी और डायरेक्ट रीडिंग ले ली। मुझे जो दिखा 12 सेंटीमीटर, तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कि हाँ, इसकी रीडिंग 12 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। पर मुझे एरिया कैलकुलेट करना हो, मान लो ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना हो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल के लिए, L इंटू बी, ये L और ये B। मान लो ये लेंथ थी 2 मीटर, ये है 1 मीटर, मतलब हमें पता नहीं था, चलो पहले तो हम क्या करेंगे,
एरिया हमें पता है कि L इंटू बी करने से हमें एरिया मिल जाता है। ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल को यहाँ पे रखेंगे, रीडिंग लेंगे। मान लो रीडिंग आया 2 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 2 मीटर। वापस से स्केल लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, मान लो रीडिंग आया 1 मीटर। देखो हमने दोनों साइड की लेंथ मेजर कर ली डायरेक्टली, ठीक है। अब वो दोनों लेंथ का यूज करके मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा, वो दोनों लेंथ का जो मेजरमेंट हमने डायरेक्ट लिया था, वो दोनों वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया। हमारे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है कि यहां पे रखें हमें पता चल जाए कि हाँ एरिया इतना है। एरिया मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें दो साइड की लेंथ हमें पहले मेजर करनी पड़ती है, और वो दोनों लेंथ से हमें एरिया मिलता है। तो यहां पे एरिया हमने इनडायरेक्टली कैलकुलेट किया, इसलिए एरिया भी क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, आप 9th में पढ़ के आए हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मान लो कोई बंदा यहाँ पे ए पे खड़ा था, बी पे जा रहा है, ठीक है, यहां से यहां गया, तो मुझे पहले क्या डिस्प्लेसमेंट मेजर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, स्केल, बड़ी स्केल या जितने भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग स्केल रखूंगा। मान लो आया 20 मीटर, तो मैंने यहाँ पे ये ए और बी की बीच में जो लेंथ थी वो मैंने डायरेक्टली मेजर की स्केल से। टाइम, स्टॉपवॉच लूंगा, मेजर करूंगा, टाइम भी मैंने डायरेक्टली मेजर किया, मान लो 5 सेकंड आया। अब मैं ये दोनों रीडिंग को क्या करूंगा, इसमें रखूंगा। डिस्प्लेसमेंट कितने 20, टाइम कितना 5, आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास कोई भी ऐसा मतलब स्केल नहीं होती कि जिससे डायरेक्ट हम मेजर कर दे कि वेलोसिटी कितनी है। हमने डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट मेजर किया, टाइम डायरेक्ट मेजर किया, और उन दोनों क्वांटिटी के आधार पर, उन दोनों क्वांटिटी के बेसिस पर हमको वेलोसिटी मिल गई। तो वेलोसिटी इनडायरेक्टली हमने मेजर की, ठीक है। तो क्वांटिटी किसको कहते हैं, कि जो भी डायरेक्टली मेजर हो सके या इनडायरेक्टली भी मेजर हम कर सकते हैं, उन सबको क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे लेंथ हुई, टाइम हुआ, मेरा मास हुआ, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एनर्जी, सब कुछ क्वांटिटी है। फिजिक्स में क्वांटिटी बहुत टाइप की होती है, पर उस क्वांटिटी को, मतलब क्वांटिटी को हम दो चीज में क्लासिफाइड करते हैं। हम उसका क्लासिफिकेशन फिजिक्स में क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाम से हमें पता चल रहा है कि फंडामेंटल मतलब क्या, बेसिक क्वांटिटी, जो मूलभूत क्वांटिटी होगी उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या, कि जिसका हम डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं उनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना कि मुझे इस पेन का मेजरमेंट लेना होगा, तो मैं क्या करूंगा, स्केल लूंगा, स्केल यहां पे रखूंगा, और डायरेक्टली मैं स्केल का रीडिंग कहां तक जा रहा है, ये पेन का एंड, वो मेजर कर लूंगा, और इसकी लेंथ कितनी है वो मुझे पता चल जाएगी। तो इसकी लेंथ क्या हुई, फंडामेंटल क्वांटिटी हुई, क्योंकि मैं उसको डायरेक्ट मेजर कर रहा हूं, ठीक है। तो लेंथ क्या हुई, फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद टाइम हम डायरेक्ट मेजर करते हैं, स्टॉपवॉच चालू करते हैं, मतलब हम जो वर्क हमने स्टार्ट किया, वर्क के स्टार्टिंग में हम स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देते हैं, वर्क जैसे खत्म होता है स्टॉपवॉच बंद करते हैं, और जो रीडिंग आता है हम वो डायरेक्ट मेजर करते हैं, इसलिए वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। वैसे टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट डायरेक्ट होता है। उसके बाद आता है करंट, एम्पियर में हम मेजर करते हैं, वो करंट भी डायरेक्ट मेजर होता है। और उसके बाद आता है मास भी हम डायरेक्ट मेजर करते हैं, इसलिए वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 है। 5 क्वांटिटी तो हम जानते हैं, अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अभी 2 है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको डिराइव्ड क्वांटिटी क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब क्या, कि 2 या 2 से मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके जो नई क्वांटिटीज बनती है उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब देखिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, L इंटू बी, और स्क्वायर हो तो L स्क्वायर, L इंटू L। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एरिया में कैलकुलेट करना हो, ये रेक्टेंगल मान लो, एरिया में कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पे ये साइड कैलकुलेट करेंगे, इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, इस साइड की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, और वो दोनों फंडामेंटल लेंथ, देखो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो 2 फंडामेंटल भले एक ही है, पर 2 बार उसका यूज करके, लेंथ और लेंथ का यूज करके हम ये एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया क्या हुआ, डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ।
वैसे ही वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई बंदा ए से बी जा रहा था तो इतना वो डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करना तो क्या करेंगे? स्केल रखेंगे, उसकी ये लेंथ कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है? ये जो पाथ पे चला है उसकी लेंथ कैलकुलेट कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे कैलकुलेट किया? लेंथ उसकी कैलकुलेट की, नीचे टाइम कैलकुलेट कर रहा है, तो दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसमें भी दो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हमें एक नई क्वांटिटी मिल रही है वेलोसिटी, तो उसको हम क्या करेंगे? कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है? उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा, हम वो बाद में देखते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी तो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी, हमें पता ही है, ठीक है? उसको भी टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। टाइम क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो एक्सेलरेशन भी कौन? फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनी है। तो इसमें 3 बार यूज हुआ है। देखो, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, इसमें एक तीसरी नई ऐड हो रही है, टाइम। टाइम 2 बार आ रहा है, पर टोटल 3 बार हमने फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया, और वो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हमें जो नई क्वांटिटी मिली एक्सेलरेशन, उसको हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। तो देखो, a एक्सेलरेशन तो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, हमें पता है। ये मास है, ठीक है? F = ma फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, आगे भी पढ़ने का आएगा। तो ये मास है, एक्सेलरेशन तो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है? तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी से एक नई क्वांटिटी बनती है फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। मैंने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 ही है, पर डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारी है। जितना आगे नया नया रिसर्च होगा, जितने नए फॉर्मूले बनेंगे, सब डिराइव्ड क्वांटिटी में आएंगे, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, और वो 7 क्वांटिटी का यूज करके ही नई नई अलग अलग क्वांटिटी बनती है। अब हम देखते हैं मेजरमेंट सिस्टम क्या है, और उसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम क्या है? आम भाषा में बोले तो दो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम नेचर, उनका कंपैरिजन है। जैसे कि मुझे ये बोर्ड की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा? स्केल लूंगा, स्केल रखता जाऊंगा और मेजर करता जाऊंगा। लेंथ कैलकुलेट करनी थी, इसलिए मैंने स्केल ली, ठीक है? मैं यहाँ पे वेइंग मशीन ले सकता हूँ इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए? नहीं ले सकता, मुझे स्केल ही लेना पड़ेगा। मुझे मेरा मास कैलकुलेट करना है, या तो फिर हम सब्जी मंडी जाए और हमें 2 किलो टमाटर लेने हो, तो क्या वो स्केल लेके हमें मेजर करके देगा कि 2 किलो टमाटर हुए कि नहीं? नहीं, वो उस वक्त वेइंग मशीन यूज करेगा। तो मेजरमेंट सिस्टम का फर्स्ट क्या होता है कि कंपैरिजन है, ठीक है? वो हमने क्या किया था, ये बोर्ड की लेंथ मेजर करने के लिए एक स्केल ली थी, स्केल से हम मेजर कर रहे थे। या उससे अच्छा एग्जांपल है हम वेइंग मशीन का। जैसे कि मैंने बोला कि 2 किलो टमाटर मुझे लेने हो, तो जो सब्जी वाला भाई होगा वो क्या करेगा? एक साइड पे मैंने बोला कि 2 किलो टमाटर दो, तो वो 1 kg के 2 बार रखेगा एक साइड पे, और दूसरे साइड पे टमाटर बढ़ता जाएगा जब तक वो जो सेम हो जाएगा, सुई बीच में आ जाएगी, तब तक वो टमाटर बढ़ता जाएगा और बोलेगा कि हाँ अब 2 किलो हो गए हैं। तो हमने क्या किया? 2 किलो टमाटर तब तक भरे जब तक वेट इक्वल हुआ दोनों साइड, तो हमने कंपैरिजन किया, ठीक है? तो पर कंपैरिजन करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड मास चाहिए। यहाँ पे हमने जो 1 kg के 2 बार रखे थे, वो हमें पता था कि उसका स्टैंडर्ड वेट 1 kg है। और दूसरी चीज कि जिसका हमें मेजरमेंट नहीं पता, उसको हम वो स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है उसके साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि मुझे इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, तो ये बोर्ड की मुझे लेंथ पता नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? कोई ऐसी स्केल लूंगा कि जिसकी लेंथ मुझे पता है। फिर मान लो ये मेरी स्केल है, मान लो ये 15 सेंटीमीटर की स्केल है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे रखूंगा स्केल, फिर यहाँ पे उंगली रख के 2 3 ऐसे मान लो 5 बार मुझे ये मेजर कर रहा हूँ स्केल से। तो ये बोर्ड की लेंथ कितनी हुई? 5 बार मेजर कर रहा हूँ, और 15 सेंटीमीटर की थी, तो 75 सेंटीमीटर ये बोर्ड की लेंथ होगी। तो मैंने क्या किया कि मेजरमेंट सिस्टम मतलब क्या कि दो सेम क्वांटिटी, सेम, ठीक है? लेंथ मेजर करनी हो तो मैं स्केल से ही कर पाऊंगा, वेइंग मशीन से नहीं कर पाऊंगा।
तो जो सेम क्वांटिटी है उसकी कंपैरिजन कर रहा हूं, पर उसमें एक स्टैंडर्ड है, प्री डिफाइंड है कि जिसका हमें मेजरमेंट पता है उसको हम गिवन जो हमें है उसका हम मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट सिस्टम क्या है वो आपको पता चल गया। अब उसके बाद देखते हैं कि मेजरमेंट हम लेते कैसे हैं। अब हम देखते हैं कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं किसी भी चीज का। मेजरमेंट लेने से पहले सबसे पहली चीज होती है स्टेप 1 कि कोई स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करो। तो कोई भी यूनिट डिसाइड कर दो। पहले के जमाने में क्या था, कैसे हाथ से मेजर कर लेते थे, तो मैंने और बोलते थे कि हाँ ये 5 वेद का है, ठीक है। तो ये मैंने हाथ को एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन कर दिया था। तो कोई भी मुझे मेजरमेंट लेना हो तो उससे पहले एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करो। जैसे कि मैं ये पेन का जो कैप है उसको स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करता हूं कि हाँ मैं इससे मेजरमेंट लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी लेंथ मेजर करना हो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते रिपीट करते करते इसको मैं पूरा मेजर करूंगा। और फिर मुझे किसी को कोई मुझे पूछेगा कि हाँ बोलो इसकी लेंथ कितनी है, तो मान लो मुझे ये ऐसे 20 बार रखना पड़ा अलग अलग बार, तो मैं बोलूंगा इसकी लेंथ 20 कैप है। कितनी? 20 कैप। क्योंकि यहाँ पे मेरा यूनिट कौन सा था, कैप, क्योंकि मैंने कैप को मेरा स्टैंडर्ड यूनिट माना था। तो मैं बोलूंगा कि हाँ इसकी लेंथ 20 कैप है, ठीक है। मान लो मैं ये पेन को बना दूं मेरा स्टैंडर्ड यूनिट, और ये पेन को मैं ऐसे रिपीट करते जा रहा हूं और 5 बार आया, तो मैं क्या लिखूंगा 5 पेन। क्योंकि कोई मुझे पूछेगा कितनी लेंथ है उसकी, तो मैं बोलूंगा मैंने इससे इसका मेजर किया है और ये लेंथ इसकी 5 टाइम है, ठीक है। तो मेजरमेंट लेने के पहला स्टेप क्या होता है कि पहले स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करो। पहले कोई स्टैंडर्ड चीज डिसाइड करो कि जिससे आप मेजर कर रहे हो। मैंने बोला था ना कि हमें टमाटर मतलब 2 केजी के लेने हो तो पहले हम क्या करेंगे 2 केजी के बार रख देंगे। वो स्टैंडर्ड थे, हमने वो पहले स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड जो बार थे वो रखे, और उसके बाद हम जिसका भी मेजरमेंट लेना हो उसके साथ उसकी कंपैरिजन करवाएंगे। हमने यहाँ पे कंपैरिजन ही करवाई ना कि ये 5 बार होता है तब ये 1 बार होता है, तो फिर उसके बाद हम कंपैरिजन कराएंगे और ये जो आएगा उसको हम बोलेंगे मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है, मान लो मेजरमेंट ऑफ गिवन क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू। यू क्या है, यूनिट, मैंने जो स्टैंडर्ड यूनिट लिया है वो, और एन क्या है, रिपीटिंग टाइम। मतलब मैंने यहाँ पे रिपीटेशन कितनी बार कर रहा हूं वो मैं एन में लिखूंगा। मैंने यहाँ पे 5 बार ऐसे मार्कर को अलग रखा, तो यहाँ पे रिपीटेशन कितनी बार हुआ 5 बार, और यूनिट क्या था पेन। ये जो एनयू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब कैसे, मैं ये कैप से मेजर कर सॉरी ये पेन से मेजर कर रहा हूं तो 5 बार आया, ठीक है। इसकी लेंथ तो मैंने लिख दी, इसकी लेंथ 5 पेन है। चलो मेरा मूड बदल गया, मैंने कैप से मेजर किया, तो मैंने कैप से मेजर किया तो इसकी लेंथ आई 20 कैप। अब देखो 20 और 5 डिफरेंट है, ठीक है। तो कोई आके मुझे बोलेगा अरे भाई आप क्या गलत बोल रहे हो, इसकी लेंथ कोई 20 कैप बता रहा है, कोई 5 पेन बता रहा है, आप क्या झूठ बोल रहे हो, कोई समय बताओ। तो हम जाके हम उसको बोलेंगे भाई 20 कैप एंड 5 पेन दोनों सेम ही है, पर ये जो यूनिट है उसकी लेंथ वेरी करती है। पर 20 कैप बोलूंगा तब भी उतनी लेंथ होगी और 5 पेन बोलूंगा तब भी उतनी लेंथ होगी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिपीटेशन कितनी बार हुआ 20 बार, और यूनिट क्या था कैप। ये 20 था रिपीटेशन फॉर कैप, ओके। फॉर कैप ये रिपीटेशन कितनी बार हुआ था 20, और यूनिट क्या था कैप। पेन के लिए एन कितना था रिपीटेशन 5, यूनिट क्या था पेन। ये दोनों सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 20 कैप इज इक्वल टू 5 पेन। इसलिए मान लो मैं इसको N1 कहता हूं, इसको U1 कहता हूं। एक कैप के यूनिट को मैं U1 मानता हूं, और ये जो रिपीटेशन कैप के लिए हो उसको मैं N1 मानता हूं, और ये जो पेन के लिए रिपीटेशन हुआ उसको N2 मानता हूं, और ये पेन की यूनिट को U2 मानता हूं। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। लेंथ उतनी ही है, पर कैप की साइज छोटी है इसलिए उसकी रिपीटेशन यूनिट ज्यादा है, पेन की साइज बड़ी थी इसलिए उसके रिपीटेशन यूनिट कम आए।
अब मान लो मेरा मूड चेंज होता है, अब मुझे इस डस्टर से उसकी लेंथ मेजर करनी है। स्टेप 1 क्या था कि पहले स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करो। मैंने बोल दिया ओके ये मेरा डस्टर स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, मुझे इससे बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है। ओके पहले स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन हो गया। अब जिसकी लेंथ मेजर करनी है उस पे ऐसे ऐसे रखते जाओ। मान लो 4 बार आता है, 4 बार ऐसे डस्टर करता हूं और इसकी लेंथ मेजर होती है, तो मैं क्या लूंगा 4 डस्टर। 4 डस्टर, डस्टर क्या है मेरा यूनिट है, और 4 क्या है कितनी बार रिपीट करना पड़ा मुझे। अब तक हमने देखा कि मेजरमेंट सिस्टम क्या है और यूनिट क्या है, पर यूनिट कैसे होने चाहिए। क्या ऐसा चलेगा कि ये मैं पेन को बना दूं यूनिट, या इसको यूनिट बना दूं, या डस्टर को यूनिट बना दूं। मान लो ये बोर्ड मुझे सेल करना हो और मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन में कि यार ये बोर्ड की लेंथ 4 डस्टर थी, ठीक है। अब कोई लेके गया, उसके बाद डस्टर का साइज मान लो बड़ा था, तो उसने मेजर किया तो उनका 3 डस्टर ही हुआ, तो मुझे तो कॉल करके चिल्लाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, मेरा तो 3 ही डस्टर हो रहा है, पर आपने तो डिस्क्रिप्शन में 4 डस्टर लिखा था। तो यूनिट ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो चेंज करते रहे। यूनिट ऐसे होने चाहिए कि जो सभी जगह पे सेम हो, सभी जगह पे उसको एक्सेप्टेंस मिला हो, और वही स्टैंडर्ड यूनिट सब जगह पे यूज होते हो। अमेरिका में, इंग्लैंड में और इंडिया में सभी जगह पे सेम होने चाहिए। दूसरा, यूनिट बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए। हम जो यूनिट मतलब मेजर कर रहे हैं, जैसे कि इसकी लेंथ मेजर करनी हो तो हम स्केल से करते हैं, ठीक है। तो स्केल कितनी सस्ती आती है, 10 रुपए की भी मिल जाती है, 15 रुपए की भी मिल जाती है, तो वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। पर मान लो यूनिट बहुत महंगा है, तो कुछ बड़े बड़े लोग अफोर्ड कर पाएंगे, दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे, तो उससे भी गड़बड़ हो जाएगी। तो यूनिट ऐसा होना चाहिए जो हम डिफाइन करते हैं कि जिसको मेजर करने के लिए वो बहुत महंगा ना हो और सब वो खरीद सके। तीसरी बात है कि यूनिट एक ऐसी स्टैंडर्ड चीज होनी चाहिए कि जिसपे टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर, उसका कोई भी असर ना हो। जैसे कि मान लो मैंने इसको यूनिट बना दिया, ठीक है, पेन को, और मैंने सब जगह बता दिया कि हाँ ये पेन मेरा यूनिट है, आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट मानना है, आप इसका मेजरमेंट लेके जाओ। पर क्या हुआ कि मैंने इसको मतलब ये आयरन का मान लो, और इसको गर्मी होती बहुत होती तो क्या हो जाता है, थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है। वो हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है आयरन रोड पे, वो सब पे। पर गर्मी ज्यादा थी तो ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। मतलब मैंने तो सबको ये स्टैंडर्ड बताया था, अब तो ये एक्सपेंड हो गया, तो वापस मेजरमेंट में मतलब गलती होगी। और हम इसरो में, नासा में, सब में देखेंगे ना, तो मिली सेकेंड से भी बहुत कम सेकेंड में मेजरमेंट होता है। अब थोड़ा भी गड़बड़ नहीं चलता वहां पे। तो हम ऐसा यूनिट नहीं रख सकते कि जिसपे टेम्परेचर, प्रेशर या एटमॉस्फेरिक एयर का इफेक्ट होता हो। सभी मतलब सीजन में, सभी टाइम पे, रात हो या दिन हो, सभी जगह पे वो मतलब कांस्टेंट ही रहना चाहिए। वो बदल रहा है, कभी कभी ऐसा चेंज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक ये क्या बोलते हैं कंडीशन है कि यूनिट कैसा होना चाहिए। अब मान लो कहीं पे सीजीएस सिस्टम चलता है, कहीं पे एमकेएस सिस्टम चलता है। सीजीएस मतलब क्या, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एमकेएस मतलब क्या, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो ये वही बात हो गई कि यहाँ पे मान लो कोई देश था जहां पे कैप, ग्राम, सेकेंड चल रहा है। कोई देश ऐसा है कि जहां पे डस्टर, किलोग्राम और सेकेंड चल रहा है। तो क्या ऐसा चलेगा, नहीं चलेगा। एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, और जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। तो ये जो लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, उन सब के स्टैंडर्ड यूनिट्स है। अलग अलग बहुत टाइप के यूनिट होते हैं, जिसको जैसा यूनिट बनाना है बना सकता है, पर एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है कि जो सभी जगह पर एप्लीकेबल है और सभी जगह पर सेम होता है। हम वो स्टैंडर्ड यूनिट कौन से है वो अब देखते हैं। अरे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनके स्टैंडर्ड यूनिट कौन से है, उसके सिंबल कौन से है, और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। अभी आप देख लो सिर्फ कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होता है और क्या लिखा जाता है, उसका सिंबल क्या है। हम बाद में पढ़ते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी, उसमें से 5 तो हम जानते थे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड करंट। इतनी हम पढ़ के आए थे, ठीक है, 9th और 10th में। 2 नई है, क्वांटिटी ऑफ मैटर और उसके बाद आता है लुमिनस इंटेंसिटी। ये दोनों नई है। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर तो आपको डिप में पढ़ने का आएगा केमिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर ही है।
और लुमिनस इंटेंसिटी का इतना ज्यादा उल्लेख नहीं है 11th और 12th में, इसका पढ़ने के नहीं आती, पर ये फंडामेंटल क्वांटिटी में आती है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरी दो क्वांटिटी है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये दो क्वांटिटी है जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में भी गिना जाता है, ठीक है। पर मेन तो ये साथ ही है, इन दोनों को फंडामेंटल क्वांटिटी भी कह सकते हैं और ये इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है। जैसे कि लेंथ के तो बहुत सारे यूनिट है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, बहुत सारे, पर उसका स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है वो देखते हैं। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई सिस्टम में मीटर। उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, m से, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m1। मास का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, किलोग्राम। वैसे मास तो अलग अलग बहुत टाइप से मेजर होता है, ग्राम, किलोग्राम, माइक्रोग्राम, बहुत सारे उसकी यूनिट है। इवन सोनी के वहां जाएंगे तो तोला, कितने तोले का है वो हम मेजर वैसा होता है, पर स्टैंडर्ड क्या है, किलोग्राम। उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, केजी। सॉरी, लेंथ का एल होता है, हाँ सॉरी, मास के लिए होगा m1, m⁻1 है, पर हम उसको बोलेंगे m1, ठीक है। टाइम का हम आर में कैलकुलेट कर सकते हैं या मिनट में भी उसको मेजर कर सकते हैं, पर स्टैंडर्ड कौन सा है, सेकंड। ऐसे सिस्टम में एस लिखते हैं, और कोई बार उसको एसईसी भी, एसईसी सेक उससे भी डिनोट करते हैं, पर सिंबल उसका स्टैंडर्ड क्या है, एस और T1। टेम्परेचर केल्विन। अभी तक हमने 9th और 10th में मेजर ली सेल्सियस में किया होगा मेजरमेंट, पर अब से केल्विन में ही आएगा सब जगह, और उसका स्टैंडर्ड यूनिट भी केल्विन है। उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन K है और डायमेंशनल फॉर्मूला भी K1। करंट एम्पियर, उसका सिंबल A और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी A1। उसके बाद आता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैंने बोला कि आपको वो केमिस्ट्री में पढ़ने का आएगा, उस वक्त डिप में आपको पता चलेगा कि क्या है, पर उसका यूनिट जो स्टैंडर्ड होता है मोल, और उसका सिंबल भी मोल ही होता है। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वो हमें पढ़ने में नहीं आता, पर मैं बताता उसका कैंडला और उसको सीडी से उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद आता है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हमें पढ़ने को आएगा, सॉलिड एंगल उतना पढ़ने को नहीं आएगा हमें। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मान लो ये कोई लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इन दोनों के बीच का हमें मेजर करना हो एंगल, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे रख के मेजर करेंगे। मान लो 30 आया तो हम क्या बोलते, 30 डिग्री आया, 30 डिग्री। अभी तक हम ये एंगल का मेजरमेंट डिग्री में लेते थे, पर उसका स्टैंडर्ड यूनिट है रेडियन। मतलब रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। उसका रिप्रेजेंटेशन रेडियन से होता है। आप अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। वो कैसे रेडियन मेजर होता है वो सब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से पहले। हम थीटा के बारे में जब एंगल मेजरमेंट सीखेंगे उसमें हम देख लेंगे कि रेडियन का मेजरमेंट कैसे लेना है। उसके बाद आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी हमें पढ़ने को नहीं आएगा, पर उसका मैं यूनिट बता देता हूं, स्टेरेडियन, ओके। उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्टेरेडियन ऐसे होता है। मैंने इसलिए ये क्वांटिटी ऑफ मैटर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखा, क्योंकि उसका यूज भी नहीं आएगा। जितने भी हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे उसमें हमें ये मेजर 5 क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं।